वेलकम टू लेजिट प्रेप योर गेटवे टू सक्सेस। तो आज जो है हम लीगल मैक्सिम्स करने वाले हैं। ठीक है, सारे लीगल मैक्सिम्स आज नहीं करने वाले हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि लीगल मैक्सिम्स बहुत सारे होते हैं। बट अगर हम जामिया के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एएमयू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहाँ से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैक्सिम्स और आते ही आते हैं। वन में आ जाते हैं या टू, वन या टू मतलब कि आते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब आप लोग सोचोगे कि 1 मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1-2 मार्क्स से एडमिशन रह जाता है। और अगर आपको कोई टॉपिक पता है कि इससे आएगा ही आएगा, तो सीधी सी बात है, वो तो करोगे ही। सो लीगल एप्टीट्यूड का जो मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मैक्सिम्स होता है। रीजनिंग में मान लो आप गलत कर दोगे, आपने इंटरप्रेट गलत कर दिया। ऑफकोर्स अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे तब तो आपको पता होगा, तब तो आराम से प्रैक्टिस करोगे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो नॉर्मल स्टूडेंट जो है क्या कर सकता है, वो मैगजिम्स मैगजिम्स को याद कर सकता है। उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको मैगजिम्स अच्छे से याद है, देर इज़ नो पावर इन दिस वर्ल्ड विच कैन गेट यू रॉन्ग। पर अगर आपको सही से याद नहीं है, अगर आपने सारे मैगजिम्स कवर नहीं किए, तो आप क्या करोगे फिर? तो इसीलिए हमने ये सीरीज़ लॉन्च किया है। 3 पार्ट्स में ये सीरीज़ जनरली होगा मैगजिम्स का आपका। तो आज पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम देखेंगे मतलब कि 20 मैगजिम्स ऑलमोस्ट कवर करेंगे उसके अराउंड, और सबको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो पहला मैगजिम आता है आपका अब इनिशियो, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट। तो अब इनिशियो मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसको बहुत बार किसके साथ यूज़ किया जाता है? वॉइड अब इनिशियो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है तो वॉइड का मतलब क्या हुआ? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। अब इनिशियो को आप सिंपल मीनिंग में अगर समझना चाहो तो एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। यहाँ पे है नाशीज। नाशीज एक लड़का है, ठीक है। तो नाशीज जो है बेसिकली एक लड़का जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है। कॉन्ट्रैक्ट में किसके साथ इंटर करता है वो मैटर नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर करता है ड्यूरस के अंदर, ठीक है। ड्यूरस के अंदर यानी कि मतलब वो सही तरीके से इंटर नहीं करता। उसका कंसेंट जो है वो सही तरीके से नहीं लिया गया, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उससे लिया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड, राइट। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि कंसेंट तो सही है नहीं। और हम सबको पता है कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा यानी कि ये वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, बिकॉज ये इनवैलिड है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इटसेल्फ। तो इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ एंड ऑल, राइट। तो वॉइड अब इनिशियो यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ। फिर आता है एल ए बी, ठीक है। एल आई बी, एल्सवेयर। इसको हम जनरली मतलब कि यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर आता है घर में, वो सस्पेक्ट कर रहा है। मान लो ये सस्पेक्ट है, तो सस्पेक्ट से वो क्या पूछेगा? सस्पेक्ट नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2, जितने भी सस्पेक्ट ले लो, आपकी मर्जी है। वो पूछेगा कि जब क्राइम हो रहा था, जब मर्डर हो रहा था इस समय, तो तुम कहाँ थे? जब चोरी हो रही थी तो तुम कहाँ थे? अगर वो उसको सस्पेक्ट करता है, और अगर सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 ये सब जो है एक अच्छा मतलब कि एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि मान लो उन्हें कोई क्रेडिबल विटनेस ने देखा। ऐसा भी नहीं कि कोई भी विटनेस उठा के ले आए, लेकिन अपने दोस्त को ले और दोस्त ने बोल दिया हाँ ये तो वहाँ पे था, क्योंकि दोस्त तो झूठ भी बोल देते हैं एक दूसरे के लिए। क्रेडिबल विटनेस ले आए मतलब कि उसकी बातों में विश्वास किया जा सकता है। या फिर एक्चुअली में कोई फिजिकल एविडेंस ले आए, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा जो उनको दिखा रहा हो दूसरे पार्ट ऑफ टाउन में जब मर्डर हो रहा था। तो वो क्या है यहाँ पे? एल दे रहे हैं, इल्सवेयर दे रहे हैं, यानी कि अपने आप को बचा रहे हैं सिंपली, राइट। तो यानी कि एल मतलब कि सिंपली एक क्लेम होता है जो सब क्लेम करते हैं जब भी कोई क्राइम अकर होता है, राइट। तो कि मैं कहीं और था, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं क्राइम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, राइट। सो इट्स वन ऑफ द परफेक्ट डिफेंसेस। तो एल एमिशस क्यूरे। एमिशस क्यूरे यानी कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एमिशस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट्स जो हैं आपस में मतलब कि जजेस जो होते हैं उनको हर चीज़ का एक्सपर्टीज थोड़ी ना होता है। जजेस हैं, ह्यूमन ही है एट द एंड ऑफ द डे, उनको भी कभी कभार एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होती है। तो किसी सीनियर एडवोकेट को, किसी रिटायर्ड जज ही को, मतलब कि अलग अलग लोगों को जिनके पास भी लीगल एक्सपर्टीज़ है अलग अलग मामलों में, अगर वो उनसे डील कर रहे हैं तो उनको एमिशस क्यूरे के फॉर्म में ले आते हैं कि आप अपना काउंसिल दीजिए, आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप अपना एक्सपर्टीज़ दीजिए इस मैटर पे एंड ऑल, राइट, कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी लीगल डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल मान लो अगर एनजीटी है, राइट, एनजीटी है, अगर कोई इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट है और बहुत ही बड़ा मैटर है लेट्स से, तो क्या करेंगे? वो जो भी इन्वायरमेंटल में डील करते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ में पैनलिस्ट हैं, जो भी हैं लॉयर्स हैं, उन सबको बुला लेंगे और उन सबसे एमिशस क्यूरी लेंगे एंड ऑल। तो
वो सिंपली होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिशियस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फिर उसके बाद आता है एनिमस पोसेंडी। एनिमस पोसेंडी एन इंटेंशन टू पोजेस समथिंग। पोसेंडी से हमारा पोजेस आ रहा है, एनिमस से हमारा इंटेंट आ रहा है। अब एनिमस जो है आपका कभी कभार डिजर्शन में भी यूज होता है। डिजर्शन फैमिली लॉ का कॉन्सेप्ट है, आगे जाके मतलब कि हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे, यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, क्लासेस में कवर करेंगे, बट फैमिली लॉ का कॉन्सेप्ट है डिजर्शन, वहाँ पे भी एनिमस इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एनिमस इंपॉर्टेंट होता है यानी कि इंटेंट और एक्ट। क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है एक्टस नॉन फैसिड निसी मेंसिट्रिया, तो सिमिलरली यहाँ पे है एनिमस पोसेंडी यानी कि इंटेंशन टू पोजेस समथिंग। और क्या पोजेस समथिंग? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मान लो नाशीज जो है उसके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसको वो बिलीव करता है कि वो अनक्लेम्ड है, मतलब किसी ने उस पर अपना दावा नहीं रखा है अभी तक फिलहाल। तो वो यहाँ पे क्या दिखा सकता है? एनिमस पोसेंडी, यानी कि उसका इंटेंशन है इस प्रॉपर्टी को जिसको कोई ऑक्युपाई नहीं कर रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करूं, यानी कि इंटेंशन टू पोजेस समथिंग यहाँ पे। तो बहुत बार क्या होता है ड्रग्स के केसेस में स्पेशली एनिमस पोसेंडी को भी चेक किया जाता है कि क्या एक्चुअली में जो ड्रग्स पाए गए हैं, आपको फिजिकल पोजीशन तो मिल गया था बट क्या एक्चुअली में उसका इंटेंट था या वो एक्सीडेंटली आ गया। तो उन सब मामलों में एनिमस पोसेंडी जो है कॉन्सेप्ट बहुत रेलिवेंट हो जाता है। फिर आता है एड इन पर्सोनम, ठीक है, फिर आता है एड इन पर्सोनम यानी कि अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो एड इन पर्सन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन है मतलब कि एक ऐसा लीगल एक्शन, अब लीगल एक्शन ही होगा अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे होंगे, तो लीगल एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का अगेंस्ट होता है। इसी से हमारा फ्लो भी करता है राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम, वो भी इंटर रिलेटेड होता है यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल राइट इन रेम होता है जो आपके पर्टिकुलर पर्सन्स के अगेंस्ट अप्लाई करता है, और राइट इन रेम होता है जो सभी के अगेंस्ट अप्लाई करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए ने बी को डिफेम कर दिया, ए ने बी को डिफेम कर दिया। अगर ए ने बी को डिफेम कर दिया तो यहाँ पे रेमेडी मांगने कोर्ट में कौन जाएगा? बी ही जाएगा ना। तो जो भी रेमेडी अगर कोर्ट पास करेगी, जब कोर्ट डिक्री देगी, मतलब डिक्री देगी या तो ये ऑर्डर देगी, तो किसके लिए होगा? वो बी के बेनिफिट के लिए होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा समाज जो है उनको मतलब कि बेनिफिट मिलने लगेगा इस चीज़ का, नहीं मिलेगा ना। उनको क्या फ़ायदा इससे? यहाँ पे बी की रेपुटेशन गई है, बी की इज्जत उड़ी है, तो बी को ही मतलब कि उसका लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को उससे क्या लेना देना। तो एड इन पर्सन सिमिलरली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो यानी कि अगर कोई पर्सन यहीं पे मान लो जो बी है, बी थोड़ी ना मतलब सबको स्यू करने लगेगा, बी किसको स्यू करेगा? ए को स्यू करेगा। क्यों? क्योंकि बी का जो राइट है यानी कि वो ए के अगेंस्ट है, यानी कि ए यहाँ पे क्या है? पार्टिकुलर पर्सन है। ए यहाँ पे है पार्टिकुलर पर्सन और बी का राइट है एक्शन फॉर डेफेमेशन। तो राइट ऑफ एक्शन ऑफ डेफेमेशन अगेंस्ट अ पार्टिकुलर पर्सन, बी का राइट है अगेंस्ट ए, एड इन पर्सन। फिर आता है आपके पास एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवाबिट। एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेवाबिट, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कोर्ट प्रेजुडिस नो मैन, एन एक्ट ऑफ कोर्ट प्रेजुडिस नो मैन। तो यहाँ पे सिंपली मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट, द कोर्ट शुड नॉट कॉज हार्म, कोर्ट शुड नॉट कॉज हार्म ड्यू टू देयर प्रोसीजरल डिलेस। अब आपको सभी को पता है कि अगर कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है तो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। उल्टा हम तो मजाक उड़ाते रहते हैं कि अच्छा अभी मैटर स्टार्ट हुआ है 1999 में, अब तो मान लो भाई 2019 से पहले ख़त्म नहीं होने वाला। बहुत बार उड़ता है क्योंकि सीधी सी बात है ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे लेकिन वो बोल रहे हैं इस लीगल मैगजीन में कि कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट के एक्ट की वजह से जो है किसी इंसान को दिक्कत ना हो। मतलब अगर मान लो ए है, यहाँ पे ए चाहता है कोर्ट से रिलीफ, राइट, ए यहाँ पे कोर्ट में जाता है रिलीफ मांगने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मतलब एक्सपेक्ट करेगा एक रीजनेबल फेयर जस्ट प्रोसीजर। वो ये तो नहीं सोचेगा ना कि इतना तंग हो जाए कि मतलब कि कोई फ़ायदा ही ना हो रिलीफ का। मान लो वो मांगने गया 100 रुपये और उसका खर्चा ही हो गया 1000 रुपये, क्या फ़ायदा उसका? क्या फ़ायदा हुआ? वो मांगने गया कोई रेमेडी जो उसे शॉर्ट टर्म में चाहिए 2 साल के विद इन, और वो जाके मिल रहा है 10 साल के बाद, तो क्या फ़ायदा? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ कोर्ट जो है वो प्रिजुडिस नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को, राइट। उसके बाद आता है आपका एक्टस रियस, ठीक है, एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट। अब इसको हम साथ में रीड करेंगे इसी के साथ क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एक्टस रियस और एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंस सिट्रिया। एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंस सिट्रिया। तो यहाँ पे है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी ऑफ हिज क्राइम अनलेस हिज माइंड ऑल्सो बी गिल्टी। इसी को हम एक तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, एन एक्ट इज नॉट गिल्टी, एन एक्ट
इज नॉट गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब ये हर जगह रूल अप्लाई नहीं करता है, बट दिस इज द जनरल रूल ऑफ द क्रिमिनल लॉ कि अगर आप किसी पर्सन को बोल रहे हो कि उसने गलत काम किया है तो आपको ना सिर्फ एक्ट प्रूव करना पड़ेगा, गलत काम। अब रॉन्ग एक्ट का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्ट हो गया, हम ओमिशंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। और आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका मेंटल एलिमेंट था, उसमें मेंटल एलिमेंट था यानी कि उसका इरादा था, राइट। मेंटल एलिमेंट था यानी कि इरादा था। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज प्लस फोरसाइट। सिर्फ नॉलेज है तो लेसर पेनल्टी जनरली मिलती है, लेकिन इंटेंट में क्या है? नॉलेज भी है, फोरसाइट भी है। फोरसाइट मतलब क्या हुआ? फ्यूचर को थोड़ा बहुत देख पा रहे हो। नॉलेज क्या है? मतलब अवेयरनेस है आपके पास सिंपली, है ना। तो दोनों इंक्लूडेड है। ओमिशन यानी कि मतलब कि कोई काम को नहीं करना जो आपको करना चाहिए था। एक्ट यानी कि आपने कोई गलत काम कर दिया यहाँ पे। तो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है आपका एक्शन पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सोना। एक्शन पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सोना, तो यानी कि अब पर्सनल राइट ऑफ एक्शन जो होता है वो पर्सन के साथ डाई कर जाता है। पर्सनल राइट ऑफ एक्शन जो होता है पर्सन के साथ वो खत्म हो जाता है। तो जैसे अब सीधी सी बात है, जब तक जिंदा हो तब तक जो चाहे करो। कौन बोल रहा है? जब तक जिंदा हो लाइफ को जियोगे, लोग आपके साथ गलत करेंगे, लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, और अगर गलत करेंगे तो आपके पास कोर्ट में जाने का उसके पास फुल राइट है, आप रेमेडी मांग सकते हो। तो जब तक जिंदा हो तभी तक मांग सकते हो ना। अगर एक बार मर गए हो तो उसके बाद क्या फ़ायदा, क्योंकि आपको तो उसके बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो भी आपके पर्सनल लीगल क्लेम्स होते हैं वो आपकी मतलब डेथ के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यहीं पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को उनकी लाइफ टाइम में जब वो जिंदा थे उनको डिफेम कर दिया, राइट। उनके साथ उनके बोला कि यार बहुत गंदा आदमी है, बेकार आदमी है, लाइक पूरा समाज में मतलब कि उनके अगेंस्ट लाइक दुष्प्रचार फैलाया। अब मिस्टर बी की डेथ हो गई इसकी वजह से। अब वो अलग बात है, डेथ हो गई इसकी वजह से तब उसमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी की सिंपली नेचुरल डेथ हो गई और उनका एक सूट पेंडिंग था यहाँ पे कोर्ट में। तो यहाँ पे जैसे ही मिस्टर बी की डेथ हो जाएगी वो जो सूट पेंडिंग है खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर ये डेफेमेशन जो है लिविंग मेंबर्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि मिस्टर बी के जो भाई हैं, बेटे हैं, उनको भी अफेक्ट कर रहा है मिस्टर ए के डेफेमेशन की वजह से। मिस्टर बी के मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिफेम किया और मिस्टर बी की तो डेथ हो गई, लेकिन इस डिफेमेशन से अगर उनके भाई जो भी उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी अगर मतलब कि लाइक कुछ हार्म पहुंच रहा है तब वो अपना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? अगेन क्योंकि उनको भी रॉन्ग हो रहा है ना। बट यहाँ पे सिर्फ अगर मिस्टर बी को रॉन्ग हो रहा है और मिस्टर बी की डेथ हो गई तो क्या हो गया? उनका जो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन था वो उनकी डेथ के साथ खत्म हो गया। यही लीगल मैक्सिम बोलता है। फिर आता है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से यानी कि मतलब वेरी एक्ट इटसेल्फ इज पनिशेबल। इसमें कोई प्रूफ ऑफ डैमेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो इसमें मतलब होता है ये हम टॉर्ट के केसेस में ज़्यादा रेफर करते हैं। टॉर्ट में क्या होता है? टॉर्ट में इंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। इंटेंट इज इररेलेवेंट इन टॉर्ट एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एकमात्र मतलब कि ऐसा टॉर्ट है जिसमें इंटेंट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होता है। बट ऐसे तो मतलब कि टॉर्ट में कभी इंटेंट इंपॉर्टेंट होता नहीं है। सिर्फ क्या मैटर करता है टॉर्ट में कि आपने गलत काम किया। गलत काम किया तो यानी कि आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कंपेंसेशन किस फॉर्म में होता है? वो भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? अगेन ऐसे डैमेजेस जो यानी कि असर्टेन्ड नहीं है पहले से, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिक्स्ड होते हैं, राइट, बट यहाँ पे नॉट फिक्स्ड है। तो यहाँ पे वेरी एक्ट इज पनिशेबल, नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। यानी कि गलत काम हो गया तो उसके बाद दिखाने की जरूरत नहीं है कि उससे कुछ में एक्चुअली में तुम्हें लेकिन वो डैमेज हुआ है, हार्म हुआ है, नहीं। इसी से एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरा साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मतलब है लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, ठीक है, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। तो यानी कि अगर लीगल इंजरी हो गई है तो डैमेज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म। बस इतना देखना है कि गलत काम हुआ है नहीं। तो एक्शनेबल पर से में आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल ट्रेसपास। ट्रेसपास में क्या है? मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी का लैंड है अपना। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी की लैंड पे गलती से आ गए, उनका कोई इरादा नहीं था, गलती से आ गए, ट्रेसपास हो गया। ट्रेसपास हो गया, ये एक्शनेबल पर से। अब ये दिखाने की जरूरत नहीं है मिस्टर ए का इरादा था या नहीं था, एक्सीडेंटली है, कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द वेरी टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास इटसेल्फ इज एक्शनेबल। फिर आता है एडहॉक।
एडहॉक यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाया जाता है, यानी कि ये जनरली क्या होता है, टेम्पररी इन नेचर होता है। जब इसका पर्पस या तो सर्व हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है ना। जैसे ही पर्पस सर्व हो गया, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो खत्म हो जाता है, ये फिनिश सिंपली। तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा एडहॉक जजेस, एडहॉक ट्रिब्यूनल। ये क्यों बनाया जाता है? ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जनरल कोर्ट्स जो है उसमें तो टाइम लगेगा, प्रोसीजर नॉर्मल फॉलो होगा, बहुत सारे केसेस है, तो इसीलिए पर्पसफुल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जब भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप काम करते हो तो ज़्यादा जल्दी काम होता है। क्यों? क्योंकि उसी को माइंड में लेके चलते हो, तो एक फोकस्ड अप्रोच होता है। लेकिन क्या आप उसी को हमेशा पूरी लाइफ टाइम चलाते रहोगे? नहीं चलाओगे, उसको कभी ना कभी तो खत्म करोगे ना, क्योंकि एक स्पेसिफिक इरादे के लिए आपने फॉर्म किया था। तो एडॉक यानी कि फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस होता है। फिर आता है आपके पास आर्बिट्रम एस जुडिशियम। आर्बिट्रम एस जुडिशियम, तो इसमें मतलब है कि एन अवार्ड इज अ जजमेंट। अब कौन सा अवार्ड? आर्बिट्रियम इसमें लिखा है। आर्बिट्रियम यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में। अब देखो, जनरली सारे मैटर्स जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में मैटर जाते हैं, सुनते हैं, सुनवाई होती है, जितना टाइम लगता है और जजमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील होती है, अपील होती है, फिर कहाँ जाते हैं वो? हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन एंड ऑन। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ मैटर खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक बहुत लोग जाते भी नहीं है, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं इतना मतलब लंबा खींच के। एनीवे, तो पॉइंट है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। अब आर्बिट्रेशन होता है कि बहुत लोगों को क्या होता है कि कोर्ट में इतना टाइम लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा और इतनी फॉर्मेलिटीज़ है, लॉयर को हायर करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम क्यों ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है कि भाई अच्छा ठीक है, हम दोनों के बीच प्रॉब्लम है, चलो हम ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। ए और बी म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, तीसरे बंदे के पास जाएंगे सी, और इसको बोलेंगे कि तुम हमारे फैसले को डिसाइड करो। ये कॉम्पिटेंट होते हैं, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी मतलब पकड़ लिया, कॉम्पिटेंट होते हैं। तो या तो एक आर्बिट्रेटर हो सकता है या तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ऑड नंबर में होना चाहिए, बस पॉइंट ये है। तो आर्बिट्रेटर मतलब कि वो पर्सन होता है जो हेड करता है, डिसाइड करता है मतलब कि, और आर्बिट्रेटर एक तरह से जज ही होता है। बस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है तो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में आर्बिट्रेटर क्या है, एक तरह से जज की तरह एक्ट कर रहा है, मान लो। प्रोसेस अलग होता है, थोड़ा बहुत इनफॉर्मेलिटी होती है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो भी जजमेंट ये आर्बिट्रेटर देता है ना, अगर ये आर्बिट्रेटर है, मतलब मान लो ये सी है, सी ए और बी का मैटर अगर सुन रहा है और कोई अवार्ड पास कर रहा है, तो क्या होगा, ये बाइंडिंग होगा ए और बी पे। यानी कि ये अवार्ड कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे कोर्ट का जजमेंट होता है। सो एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ जजमेंट, इसमें सिंपली बोला जा रहा है। फिर आता है ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, सो वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि लाइक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, वन ऑफ द 3 नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। तो इसका है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो यानी कि आप मान लो ए है, ये बी है, दोनों को सुनोगे ना। अगर मान लो दोनों की, इन दोनों में कोई झगड़ा हो गया, राइट, दीज टू हैव अ प्रॉब्लम, मान लो कोई लैंड डिस्प्यूट है, तो अगर ये लोग जाते हैं जज के सामने, तो जज का क्या मतलब कि मतलब ड्यूटी बनती है कि वो सिर्फ बी का ना सुने, सिर्फ ए का ना सुने, दोनों का सुने। मैंने मान लो कि बी का सिर्फ सुना और ऑर्डर पास कर दिया और मैंने ए का सुना ही नहीं, तो क्या वो ऑर्डर जस्ट होगा? नहीं होगा, अनजस्ट होगा। क्योंकि क्या पता बी झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं क्या उसे पकड़ पाऊंगा उसके झूठ? मैं नहीं पकड़ पाऊंगा ना, जब तक मैं ए का वर्जन ऑफ स्टोरी नहीं सुनूंगा। तो यानी कि दोनों साइड को सुनना होता है, दोनों साइड क्या बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनना होता है, उसके बाद समझना होता है, फिर जाके ऑर्डर देना होता है। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी भी आदमी को सजा नहीं दे दी जाएगी या उसको पनिश नहीं कर दिया जाएगा बिना उसे सुने हुए। क्योंकि अगर उसकी बात ही नहीं सुनोगे, उसको डिफेंड करने का मतलब आप चांस ही नहीं दोगे, तो आप जस्टिस नहीं कर रहे ना। तो इसीलिए नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। फिर होता है बोनाफाइड। बोनाफाइड यानी कि मतलब गुड फेथ, गुड फेथ। तो गुड फेथ इज अगेन लाइक बहुत बार यूज होता रहता है। गुड फेथ का मतलब सिंपली है सिंसेरिटी, ठीक है, सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन। तो अगर आप मान लो न्यू ईयर में, राइट, न्यू ईयर में रेजोल्यूशंस बनते हैं, काफ़ी रेजोल्यूशंस बनते हैं, लेकिन क्या उसको कोई रखता है एक्चुअली में? बहुत कम लोग रखते हैं, वेरी स्पेसिफिक फ्यू पीपल। आप जो भी रेजोल्यूशंस बनाते हो मोमेंट के रश में बना देते हो, फिर उसी अगले ही दिन या एक हफ्ते में तोड़ देते हो। तो क्या है, वो गुड फेथ में आप जनरली काम नहीं कर रहे हो, सिंसेरिटी नहीं है, सिंसेरिटी लैक कर रही है। लेकिन हम जब हम लीगल की बात कर रहे हैं, लीगल बोनाफाइड या गुड फेथ, तो यहाँ पे हम बात करें सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन। तो एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। अब वो पेशेंट जो है उसने अपना कंसेंट नहीं दिया, क्योंकि पेशेंट जो है नियर डेथ में है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकता। अगर उसको नहीं सेव किया, उस पर ऑपरेशन अभी नहीं किया तो मर जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, इस पेशेंट को सेव करने के लिए उसकी कंसेंट के बिना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पेशेंट कंसेंट तो दे नहीं सकता और ज़रूरत भी है ऑपरेशन की, तो इसलिए करता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डॉक्टर सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन है उसकी बचाने के लिए, तो यानी कि वो गुड फेथ में अपना काम कर रहा है, तो इट इज़ अ डिफेंस। तो गुड फेथ यानी कि सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन सिंपली।
फिर होता है बोना वैकेंशिया। बोना वैकेंशिया, ठीक है। वैकेंशिया मतलब वेकेंट, वेकेंट मतलब क्या होता है, एम्प्टी। वैकेंशिया एम्प्टी यानी कि विदाउट, तो यानी कि बोना वैकेंशिया यानी कि गुड्स, तो विदाउट गुड्स विदाउट एन ओनर। बोना वैकेंशिया मतलब गुड्स विदाउट एन ओनर एंड ऑल। तो यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई भी मालिक नहीं होता वो किसको चला जाएगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और कोई भी उसका मालिक ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा, वो स्टेट के पास जाएगा ना जनरली, तो स्टेट के पास चला जाएगा। तो अगर मान लो कोई ए है, ए का कोई भी हेयर नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है और वो मर गया, तो वारिस नहीं है, मर गया, तो उसके जो एसेट्स होंगे कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो बोना वैकेंशिया कहलाएंगे यहाँ पे। ए की जो प्रॉपर्टी है और एसेट्स है उसको हम क्या कहेंगे, बोना वैकेंशिया। फिर होता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मतलब कि बायर बिवेयर। कैविएट एम्प्टर यानी कि बायर बिवेयर, और कैविएट वेंडेटर यानी कि सेलर बिवेयर, दोनों इंटर रिलेटेड है। देखो कैविएट यानी कि बिवेयर, आप आराम से इंटरप्रेट करो ना, एम्प्टर और वेंडेटर ही बस चेंज है, बाकी कैविएट तो सेम है और बिवेयर भी दोनों में है। तो यानी कि कैविएट का मतलब बिवेयर हो गया, आपको एक चीज़ पता चल गई यहाँ पे। हम एम्प्टर का मतलब बायर, वेंडेटर का मतलब सेलर। वेंडेटर हम वेंडर बोलते नहीं है, तो उसी से आता है वो वर्ड। सिमिलरली कैविएट एम्प्टर, तो एम्प्टर यानी कि बायर, तो बायर को बिवेयर, यानी कि इसमें बोल रहे बायर तुम खुद सावधान रहो, जब तुम कोई सामान खरीदते हो तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना उसको अच्छे से चेक करो। अगर मान लो तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम सामान खरीद रहे हो और तुम आराम से बस उसे पलट के देख सकते हो ये तो ख़राब चीज़ है, लेकिन तुम फिर भी खरीद लेते हो, तो इसमें तुम आगे जाके कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि मेरे को ख़राब चीज़ मिल गई। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी चेक करने के लिए, तुमने क्यों नहीं चेक किया। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया कैविएट वेंडेटर में सेलर को भी बिवेयर, तो ऐसा नहीं कि सेलर को भी बिवेयर नहीं रहना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास कोई चीज़ है, राइट, लाइक लेट्स से तुम्हारे पास कोई वॉच है, वो वॉच तुम सोचते अरे यार कितनी बेकार वॉच है, और तुमने बेच दी। पता चला कि एक्चुअली में वो वॉच जो थी उसकी तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी, 10,000 थी, लेकिन तुम रीजनेबली पता लगा सकते थे कि इसकी कितनी वैल्यू थी, तुमने नहीं लगाया पता, तुमने अपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं निभाई और तुमने इसको कितने में बेच दिया, 1,000 में। तो यहाँ पे अगेन क्या है, तुम सावधान नहीं रहे, गलती तुम्हारी है, तुम सेलर हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। तो यहाँ पे दोनों को बोल रहा है, कैविएट एम्प्टर में बायर को बिवेयर करने के लिए बोल रहा है, यानी कि तुम सावधान रहो खरीदने वाला, और कैविएट वेंडेटर में मतलब बेचने वाला सावधान रहे, क्योंकि आगे जाके फिर मतलब लाइक मोल भाव ये सब नहीं कर सकता, लेकिन कि अरे यार ये तो 10,000 में मैंने बेचनी चाहिए थी, 1,000 में क्यों बेच दी, वो तुम्हारी गलती है। फिर है कॉर्पस पोसिडेंडी। कॉर्पस पोसिडेंडी यानी कि मतलब फिजिकल पोजीशन, तो जैसे हमने अभी एनिमस पोसिडेंडी पढ़ा था, राइट, इंटेंशन टू पोसेस, तो इसमें कॉर्पस पोसिडेंडी यानी कि हम फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं सिंपली, तो यानी कि आपका फिजिकल कंट्रोल, मतलब कॉर्पस यानी कि मतलब हम फिजिकल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं ओवर द प्रॉपर्टी, फिजिकल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कोई आपकी गाड़ी है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो आपका गाड़ी को ऊपर क्या है उस समय, फिजिकल कंट्रोल है, यानी कि फिजिकल पोजीशन है। फिर आता है कॉर्पस ज्यूरिस। कॉर्पस ज्यूरिस यानी कि बॉडी ऑफ लॉस। कॉर्पस यानी कि हमारा उससे बॉडीज आ गया, ज्यूरिस यानी कि उससे लॉस आ गया हमारा, तो बॉडी ऑफ लॉस सिंपली। तो यानी कि जो भी आपके इतने सारे लॉज होते हैं, राइट, आईपीसी मतलब यानी कि अब तो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इतने सारे लॉज हैं, हम उन सबको कलेक्टिवली क्या रेफर करेंगे, इतने सारे जब लॉज है, कम से कम 100 इतने सारे लॉज होंगे, उनको हम बॉडी ऑफ लॉज को हम कहते हैं कॉर्पस ज्यूरिस सिंपली, राइट। फिर आता है आपका कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी यानी कि जो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफेंस। डेलिक्टी यानी कि हम यहाँ पे ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कभी कभार उसको क्राइम में भी रेफर करते हैं। तो कॉर्पस डेलिक्टी यानी कि जो एविडेंस मतलब शो कर रहा हो, एविडेंस शोइंग अ क्राइम हैज अकर्ड, राइट, एविडेंस शोइंग क्राइम हैज अकर्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, राइट, कोई बिल्डिंग है वो जल गई, तो उसके जो एशेज हैं, उस एशेज से मतलब कि फॉरेंसिक्स में जाएंगे और कुछ पता चलेगा कि अच्छा इसको जलाया गया था, तो वो क्या है यहाँ पे दिखा रहा, कॉर्पस डेलिक्टी, यानी कि वो आर्सन को प्रूव कर रहा है। फिर कॉन्सेंसस एड इडेम। कंसेंसस एड इडेम यानी कि एग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग। एग्रीमेंट जो है सेम थिंग पे होना चाहिए। कंसेंसस मतलब एक ही चीज़ पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ पे आ रहा है। लाइक मान लो ए है, ये बी है, इन दोनों के पास काफ़ी मतलब कि ए के पास क्या है, मतलब कि 10 हॉर्सेज है, 10 हॉर्सेज है, जिसमें से 2 हॉर्सेज मतलब एकदम सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन है। बी मतलब कि बोलता है कि मेरे को तुम्हारा जो है इनमें से एक हॉर्स चाहिए, मतलब कि अब ए समझता है कि वो किसी और हॉर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मान लो ए और बी मतलब कि वाई जेड हॉर्स है, ए समझता है कि बी जो है वाई हॉर्स के बारे में बात कर रहा है, बी समझता है मतलब कि वो जेड हॉर्स के बारे में बात कर रहा है, और ए भी वही समझ रहा है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट का सेम थिंग पे है, नहीं है। एग्रीमेंट जो है सेम थिंग पे होना चाहिए, राइट, सेम टर्म्स पे होना चाहिए, सेम सेंस में होना चाहिए। जो कार मैं बेच रहा हूँ वही कार, मतलब कि समझना होगा कि मैं वही कार बेच रहा हूँ। दोनों पर्सन को मतलब कि लगना चाहिए सेम ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर किसी और को एक और चीज़ के बारे में बात हो रही है, लग रहा है रीजनेबली, तो वो कंसेंसस अडेडम नहीं हुआ।
फिर आता है सर्टियोरी। सर्टियोरी की मतलब एक रिट होता है जिससे ऑर्डर पास होता है, ठीक है, बाय एन इन्फीरियर कोर्ट क्वास्ट हो जाता है। मतलब इन्फीरियर कोर्ट क्या हो गया हमारे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऑर्डर जो है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी ऑर्डर है ना, उसको कौन क्वेश कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कौन क्वेश कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट इन्फीरियर है, हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन्फीरियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टियोरी मतलब वो रिट होता है आर्टिकल 32 के अंदर या आर्टिकल 226 के अंदर, अगर हाई कोर्ट की बात करोगे, जिससे ऑर्डर पास हो सकता है। मतलब कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास कर दिया है तो उसको आप क्वैश कर सकते हो, यानी कि खारिज कर सकते हो। फिर आता है दे फैक्टो। दे फैक्टो यानी कि मतलब होता है इन फैक्ट। इन फैक्ट यानी कि मतलब जो एग्जिस्टिंग करता है रियलिटी में, यानी कि रियलिटी में, वास्तविकता में यही है इन फैक्ट, सिंपली, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई लीडर है, राइट, कोई लीडर है, लेकिन क्या होता है कभी कभार फॉर्मल लीडर तो ये होते हैं पोजीशन के लिए, लेकिन दे फैक्टो लीडर कौन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, कहने के लिए हेड है, प्रेसिडेंट सबसे मतलब लाइक हाईएस्ट पोजीशन है, लेकिन क्या वो मतलब कि या वो सिर्फ दे ज्यूरे है पोजीशन, राइट। अगर हम इनफैक्ट देखें, पावर किसके हाथ में है, पीएम के हाथ में है, राइट। तो दे फैक्टो मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है, पीएम के हाथ में है। सिमिलरली वही दे जुरे, तो दे जुरे मतलब कि कौन है, दे जुरे यानी कि एज अ मैटर ऑफ लीगल राइट, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे, दे जुरे, यानी कि मतलब वो दे जुरे हेड है, स्टेट का हेड है, उसके पास पोजीशन सबसे बेटर बेस्ट है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ जो लॉ ने स्टैब्लिश कर दी उसको हम कहेंगे दे जुरे, और जो चीज़ एक्चुअली में है उसको हम कहेंगे दे फैक्टो। फिर आता है डोली कपैक्स। डोली कपैक्स, तो डोली कपैक्स मतलब होता है कैपेबल ऑफ रॉन्ग, राइट। डोली कपैक्स मतलब कैपेबल ऑफ रॉन्ग, और डोली इनकपैक्स होता है मतलब इनकेपेबल ऑफ रॉन्ग। तो ये आपके बीएनएस के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बीएनएस के कॉन्सेप्ट है नॉन। जब हम बात करते हैं उसमें लाइक जनरल क्या बोलते हैं, डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं, एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है डोली कपैक्स में कैपेबल ऑफ रॉन्ग, यानी कि मतलब ये लोग रॉन्ग कर सकते हैं, ये लोग को पनिश किया जा सकता है। डोली इनकपैक्स का मतलब है इनकेपेबल ऑफ, यानी कि ये क्राइम ही नहीं कर सकते। तो 0 to 7 ईयर ओल्ड में जो आते हैं मतलब बच्चे, वो क्या है, उनको माना जाता है डोली इनकपैक्स, मतलब ये कोई भी काम करेंगे तो ये क्राइम जनरली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं होती, इनके पास इतना दिमाग ही नहीं होता कि वो क्राइम कर पाए। लेकिन क्वालिफाइड इम्यूनिटी फिर आ जाती है आपकी 7 से 12 के बीच में, तो यहाँ पे वो केपेबल ऑफ रॉन्ग है, डोली कपैक्स हैं। और उसके बाद तो एडल्ट्स मतलब जो है सारे वो तो है ही डोली कपैक्स, कैपेबल ऑफ रॉन्ग। तो यानी कि ये लोग जो है क्राइम कर सकते हैं और इनको पनिश किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर क्वालिफाइड इम्यूनिटी उन केसेस में मिलती है 7 to 12 में, जब दिखाया जाता है, प्रूव कर दिया जाए कि अच्छा इनके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है, भले ये 7 साल को क्रॉस कर गए, और 12 साल तक मिलती है ये। फिर है डेल क्रेदरे एजेंट, ठीक है, डेल क्रेदरे एजेंट। तो डेल क्रेदरे एजेंट का मतलब क्या होता है, तो डेल क्रेदरे एजेंट जो होता है आपका ना, वो होता है मतलब कि एक ऐसा एजेंट जो कि गारंटी करता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो होके ही रहेगा। मतलब कि मान लो आप जनरली एजेंट है, ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, राइट। एजेंट का काम क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल चाहता है वो किसी थर्ड पार्टी को बताएगा, राइट। ये थर्ड पार्टी है, तो प्रिंसिपल अब खुद तो जाएगा नहीं बिजनेस के डील करने के लिए, वो क्या बोलेगा कि भाई एजेंट मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम इतने पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर दो। अब बहुत बार क्या होता है कि कुछ कुछ बड़े लोगों को क्या होता है, चाहिए कि भाई उनको डील चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उस डील को छोड़ना, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए अपॉइंट करते हैं डेल क्रेदरे एजेंट। तो डेल क्रेदरे एजेंट क्या है, वो अपने ऊपर लाइबिलिटी लेते हैं, वो बोलते हैं अच्छा सर ओके, मैं आपके लिए डील करा के रहूँगा, और अगर मैं ये डील नहीं कराता तो आपको उल्टा पैसे दूंगा। तो इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेरेटिवली टू नॉर्मल एजेंट्स। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि ये जो है मतलब इंश्योर कराते हैं कि क्रेडिटर जो है मतलब लाइक वो डील होके रहेगी, पेमेंट मिल के रहेगा सिंपली। तो ये जो एजेंट है गारंटी कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है अपना ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल करेगी, राइट। तो इसीलिए उनको ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं डेल क्रेदरे एजेंट, स्पेशल काइंड्स ऑफ एजेंट्स। फिर आता है डेलीगेटस नन पोटेस डेलागरे, ठीक है, डेलीगेट के नॉट फर्दर डेलीगेट। तो आपने मान लो यहाँ पे, ठीक है, टीचर ने आपको कोई काम दिया है, टीचर ने बोला कि अच्छा तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, ए को बोला तो तुम ये मेरा काम कर दो। टीचर ने क्या किया, अपना काम ए को डेलीगेट कर दिया एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन से। यहाँ पे ए जो है डेलीगेट कर देता है बी को, लेकिन यहाँ पे टीचर ने बोला कि ये काम जो है तुम ही करोगे। तो यहाँ पे टीचर ने क्या बोल दिया कि मैं तुम्हें ये काम डेलीगेट कर रही हूँ, यानी कि तुम्हें सौंप रही हूँ, लेकिन तुम किसी और को सौंप नहीं सकते। तो डेलीगेटस नन पोटेस डेलागरे मतलब कि एक जो डेलीगेट है ना,
वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता अपना काम। अगर मैंने आपको काम दिया है करने के लिए, वो मेरा काम करने के लिए, तो आप वही काम फिर किसी और को नहीं दे सकते हो, आपको वो खुद ही करना पड़ेगा, राइट। तो जिस पर्सन को अथॉरिटी मिली है वही करेगा काम, वो उसको खुद से फिर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। अगर नाशीज मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट लीडर है, तो नाशीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकता कि तुम बन जाओ प्रोजेक्ट लीडर। अगर टीचर ने नाशीज को प्रोजेक्ट लीडर बनाया तो वही प्रोजेक्ट लीडर रहेगा, वही डेलीगेट रहेगा, कोई और डेलीगेट नहीं बन सकता, चाहे नाशीज खुद चाहे। तो अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। तो बाकी पार्ट जो है मतलब कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। Until then, you can like contact us at 85875662। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको बाकी मतलब कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड ऑल। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर अदर वीडियोज एंड ऑल। Until then, thank you and keep waiting for the next video.